अचानक से एक प्लेन फ्रांस 447 एटीसी के रडार से गायब हो जाता है। ना तो किसी प्रकार का इंजन फेल होने का मैसेज आता है और ना ही प्लेन में किसी और डैमेज का। तो फिर अचानक से क्या हुआ जो ये प्लेन हवा में गायब हो गया? उसे आसमान खा गया या धरती निगल गई? आखिर इस गुत्थी के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? और फिर कैसे 3 साल बाद इस मिस्ट्री से पर्दा हट गया? चलिए देखते हैं इस वीडियो में डिटेल से। दिन 31 मई 2009 का था। ब्राजील के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर फ्रांस फ्लाइट 447 रात के 10:30 बजे पेरिस के लिए अपनी उड़ान भरता है। प्लेन बिल्कुल ठीक था, जिसमें रोज की तरह 3 पायलट बैठे हुए थे। उसमें उस दिन 228 लोग सवार थे। ब्राजील से फ्रांस जाने में आमतौर पर 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। प्लेन अपने सफर के दौरान 3 घंटे उड़ चुका था और फ्रांस के एटीसी से संपर्क बनाए हुए था। कुछ देर के बाद जब प्लेन भारती को छोड़कर समुद्र में पहुंच गया, तब उसका यहाँ के एटीसी से संपर्क टूट गया। हालांकि किसी को इस बात की ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पर थोड़ी देर के लिए प्लेन एटीसी की रेंज से बाहर चले जाते थे, जो कि इस रूट पर होता ही रहता था। लेकिन जब कुछ देर के बाद भी सेनेगल के एटीसी से इनका संपर्क मिला नहीं, तब मुसीबत बढ़ गई। अब इस प्लेन को ढूंढने के लिए फाइटर प्लेन्स को भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन का कई सारा मलबा मिलना शुरू हो गया। हालांकि इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी कि वो प्लेन क्रैश कैसे हुआ। फ्लाइट 447 में मौजूद लोगों के रिश्तेदार बस अपने लोगों का इंतजार करते रहे, बस करते ही रहे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, और ना ही उन्हें कोई समझाने वाला था, क्योंकि बताते तो क्या बताते जब एटीसी को खुद ही नहीं पता कि प्लेन कहाँ गायब हुआ है। प्लेन को ढूंढने के लिए 2 टीमें बनाई गई थी। एक जिसे प्लेन का मलबा ढूंढना था, दूसरा जिन्हें ब्लैक बॉक्स को ढूंढना था। ब्लैक बॉक्स में प्लेन के क्रैश हो जाने के बाद की सारी जानकारी सेव रहती है। ये प्लेन का काफी मजबूत डिवाइस होता है, जो प्लेन के क्रैश होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। धीरे धीरे करके उन लोगों की डेड बॉडीज मिलनी शुरू हो गई। फाइटर प्लेन्स को रोज डेड बॉडीज मिलने लगी, जो उन्होंने उनके परिजनों को सौंप दी। बेचारे कई लोगों को अपने परिजन देखने को भी नसीब नहीं हुए। जिनको हुए वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। दोनों टीमों के 228 में से केवल 50 ही बॉडी मिल सकी। इस पूरी प्रक्रिया में उन लोगों को 16 दिन का समय लगा। सारे लोग छानबीन करके वापस लौट आए और उन्हें ब्लैक बॉक्स का कुछ पता नहीं चला। सबको ये लगा ब्लैक बॉक्स समुद्र की गहराइयों में पहुंच चुका था। वहां एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंच नहीं सकती थी उसे ढूंढने के लिए। हालांकि यहाँ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल भी ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए किया गया था, जो कि ब्लैक बॉक्स के निकलने वाले सिग्नल को कैच कर सके, उसकी लोकेशन का पता लगा सके। लेकिन उन्हें जल्दी करनी थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही सिग्नल भेजने में सक्षम रहता। 30 दिनों के बाद क्या हुआ ये कभी किसी को पता नहीं होगा, और ये मिस्ट्री हमेशा के लिए मिस्ट्री रह जाती। प्लेन की पूरी जानकारी मिलने तक छानबीन चलती रही। उन्होंने 7000 किलोमीटर तक ढूंढा, जिसमें उन्हें 12 महीने लग गए, लेकिन उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं लगा। फिर 3 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी। 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHOI बनाई गई, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, और उन्होंने उसके बलबूते पर महज 30 दिनों में ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। उस टीम को ये पता था कि ब्लैक बॉक्स अब तक समंदर की गहराई में पहुंच चुका होगा, यह जमीन में दब गया होगा, इसीलिए उसे सीधे तौर पर खोजना बेकार है। इसलिए उन्होंने अपने स्पेशल अंडर वाटर व्हीकल भेजे, जो कि ऑटोमेटिक थे और रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते थे। वो समुद्र की सतह पर स्कैन कर सकते थे और वहां का नक्शा बनाकर भेज सकते थे। उन हाईटेक मशीनों ने समंदर के एक बड़े से हिस्से को देखकर उसका नक्शा बनाया, जिसमें प्लेन के काफी हिस्से दिखाई दिए। उम्मीद की एक किरण जगी। वहां पर खोजी दल को भेजा गया। छानबीन के बाद आखिरकार कॉकपिट रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स उनके हाथ लग गया। जब ब्लैक बॉक्स उनके हाथ लगा, तब इस गुत्थी को सुलझाया गया, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। हुआ ये था कि यहाँ के ACT से निकलते ही वो प्लेन तूफानी बादलों में घुस गया था। आमतौर पर रडार बता देता है कि यहाँ पर तूफान है, क्योंकि रडार वाटर ड्रॉपलेट्स की डेंसिटी देखकर काम करता है। लेकिन बादल इतनी जल्दी उमड़ आए कि रडार जब तक पायलट को कुछ बता पाता, वो लोग बादलों के काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। अब पायलट कुछ नहीं कर सकते थे। प्लेन को वापस लौटाया नहीं जा सकता था। अब रास्ता एक ही था, सामने का। कुछ तूफानी बादलों में घुसते ही तेज बारिश की बूंदें प्लेन पर
लगने लगी। वो बारिश और तेज होती गई। उसी समय एक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 3 घंटे से फ्लाइट को उड़ा रहे 2 कैप्टन आराम करने के लिए चले गए और प्लेन को उड़ाने का जिम्मा नौसिखिए पायलट को मिला हुआ था। पायलट ने रात का तूफान देखा और ओले गिरने की आवाज में उसके दिल को दहला कर रख दिया। वो घबरा गया। हालांकि उसे घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्लेन में ऑटो पायलट मौजूद था जो कि इस सिचुएशन में काम करने के लिए बना था। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि बर्फबारी के कारण प्लेन के आगे लगे सेंसर जाम हो गए। ऑटो पायलट को सामने का माहौल समझने के लिए उन सेंसर की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए अब वो पायलट को अकेला बचा था, क्योंकि ऑटो पायलट बार बार डिसंगेज हो रहा था। को पायलट ने तब तक एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने प्लेन का डायरेक्शन बदलने की सोची और प्लेन लट्टू की तरह घूमना शुरू हो गया। इतने भयानक हालात जिसको देखकर एक ट्रेन्ड पायलट को भी पसीने छूट जाएं, और वहां पर कमान संभालने को दी गई एक नौसिखिए पायलट को, जिसके हाथों पर उन सभी पैसेंजर की जान की जिम्मेदारी थी। वो और घबरा गया और उसने गियर पीछे खींचकर प्लेन के आगे का हिस्सा ऊपर उठा दिया, जिससे प्लेन का एंगल ऑफ अटैक 30 डिग्री हो गया और संकट इतना बड़ा हो गया जिसका कुछ पार नहीं था। प्लेन में हवाएं और तेजी के साथ टकराने लगी और प्लेन ऊपर की ओर लिफ्ट होना बंद हो गया। ये सब देख जब तक दोनों पायलट आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बावजूद भी एक पायलट प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन को पायलट की नासमझी की वजह से प्लेन का कंप्यूटर मेन पायलट की बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की स्पीड बहुत ही तेजी के साथ घटने लगी। बर्फबारी ने प्लेन के अगले हिस्से को बढ़ाकर 40 डिग्री कर दिया और अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन ना तो अब उड़ सकता था, ना ही क्लाइड हो सकता था। हवा में किसी भारी वस्तु की तरह पड़ा हुआ था और अब एक पत्थर की तरह सीधा जमीन पर गिरने लगा था। जब वो इतनी रफ्तार के साथ समुद्र से टकराया तो प्लेन के परखच्चे उड़ गए और उनमें से एक की भी जान नहीं बचाई जा सकी। उस प्लेन के हादसे ने सबको एक सीख दी कि अगर प्लेन कभी ऐसे तूफानी मौसम में फंस जाए तो उसके डायरेक्शन को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, सिर्फ उसे स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। मशीन में खराबी आने से बाकी डैमेज हो सकता है, लेकिन जान बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है उसके डायरेक्शन को बदलने की गलती कभी ना की जाए।